चलो अभी जल्दी से ना बोहर्स के पोस्टुलेट्स नोट करने। बोहर पोस्टुलेट्स, ये किस लिए दिए गए थे? टू एक्सप्लेन द limitations of Rutherford model. Bohr postulates given to explain the limitations of Rutherford model. Rutherford ने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है जब या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करेगा और अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन बोर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट्स की एनर्जी थी और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी वो फिक्स कर दी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे। तो इसने इस तरीके से उस पोस्टुलेट को रिमूव किया। और बाद में जाकर एक हाइजनबर्ग आएगा, वो बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है, सिर्फ उसने पॉसिबिलिटी के बेसिस पे कंसेप्ट दिया। यानी अभी तक जो भी हम मॉडल पढ़ रहे हैं सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, चाहे हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी, कोई भी थ्योरी हमने पढ़ी है, सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। बोहर के पोस्टुलेट आए, ये इसमें भी फॉल्ट है, सही ना। तो अब इसके अंदर जो बोहर पोस्टुलेट्स हैं ये सबने पढ़ लिया ना वीडियो से। यस सर। यस सर। यस। तो जल्दी जल्दी बता दूं उसको। सबने पढ़ा हुआ ना ये? एक बार हैंड रेस करना जिसने पढ़ रखा है, ताकि मैं थोड़ा फास्ट बता दूं उसको। इसमें टाइम वेस्ट ना हो, मेनली हमने न्यूमेरिकल्स पे टाइम लगाना जा रहा, अच्छे न्यूमेरिकल्स। हर्षिल, उज्जवल, गर्व, अक्षत, निवृत्ति, नवीन, अर्णव, कृष्णा, कनिष्क, 9 बच्चे हो गए। हिमांशु, सौरभ, देवांशी। देवांशी पढ़ लिया तुमने क्या ये? देवांशी यस सर, 8 लेक्चर पढ़ लिया। ये बहुत पोस्टुलेट आ गए थे उसमें। सर ये तो 6th में। अच्छा हाँ 6th में, सर। चलो बहुत, चलो फिर तो सही है, फिर जल्दी हो जाएगा काम। चलो बोहर पोस्टुलेट्स, इसने पहला पोस्टुलेट बोला, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ उसमें, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसको। इसने बोला एटम कंसिस्ट ऑफ ए हेवी पोस्टली चार्ज बॉडी कॉल्ड एज न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। एटम के पास एक हेवी पोस्टली चार्ज बॉडी न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं। जो बाहर वाला पार्ट है ना, जो शेल्स है, उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट इसने बोला कि थियोरेटिकली तो बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, थियोरेटिकली बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनकी एनर्जी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो ये सेकंड पॉइंट था, जिनकी एनर्जी फिक्स है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, जिसकी वजह से वो रदरफोर्ड मॉडल की डीमेरिट दूर हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स व्हिच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। फिर तीसरा पोस्टुलेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स है, इसलिए एनर्जी ऑर्बिट्स की भी फिक्स है। तो एनर्जी ऑफ nth शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज गिवन एज, इसको एज इट इज याद करना है। अभी इसका प्रूफ भी मिल जाएगा, -2 पाई स्क्वायर me⁴ z स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। फॉर्मूला रटा होना चाहिए बिल्कुल ढंग से, फॉर्मूला सबको रटा होना चाहिए, ये आएगा। और अब इधर पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, कांस्टेंट E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, n कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। अब इन सबकी वैल्यूज जब पुट करेंगे, इन सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो तीन वैल्यूज तुम्हें रटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। En आएगा -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। En की वैल्यू ये आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में -21.78, एक मिनट कहेंगे, En आएगा -21.78। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 × 10⁻19 जूल से। तो -21.78 × 10⁻19 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। En की वैल्यू ये आ जाएगी। और इसके अलावा अगर मेरे सर को वो जूल्स पर एटम नहीं होगा? जूल पर एटम, अगर हम इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी n0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू आ जाएगी इनटू
एन नॉट करेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1.312 इंटू 10⁶ Z²/n² जूल पर मोल, या फिर -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल, -1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल, एक ही बात है। ये तीनों वैल्यूज तुम्हें रटी होनी चाहिए, 10-10 बार ये जरूर लिख लेना, ये टर्म सब 10-10 बार लिख लेना जरूर, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ सबको पता है कि n बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। नेगेटिव साइन भूल गए यहाँ पे, मैंने बहुत बार बताया था उसके अंदर, n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, नहीं ध्यान। यहाँ पे अब देखो कौन एक्सप्लेन करेगा, निशी, निशी, एक निशी नहीं है क्लास में, निशी, हिमांशु, Yes, sir. हिमांशु जल्दी से एक्सप्लेन कर, अगर तूने पढ़ा है ना तो एक्सप्लेन कर व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। So, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, हाँ बोल बोल हिमांशु। क्योंकि जब सारा इलेक्ट्रॉन दूर होता है, अल्फा इस पे होता है ना, अल्फा डिस्टेंस पे दूर, पास आते आते क्या होता है, उसकी एनर्जी बहुत लूज होने लग जाती है, तो इसलिए वो नेगेटिव में हो जाती है। हाँ हिमांशु बहुत अच्छे, तूने बहुत सही किया, मेरे को एक्सप्लेन किया तो, और लेकिन हल्का सा एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ये है, पूरा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा तू। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इन्फिनिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसके अंदर और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं, ना न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि बहुत दूर है। अब जैसे से पास आएगा तो नेचुरल सी बात है, जब पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन में एनर्जी कम होती है, कम होती है यानी रिलीज होगी, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, कोई अट्रैक्शन नहीं थी, तो इसकी एनर्जी जीरो थी। अब जब ये पास आया तो ये अब एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसकी एनर्जी पहले ही जीरो थी, तो अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये क्वेश्चन 1 मार्क में स्कूल में आता है, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। तो ऐसे एक्सप्लेन करना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देन इट्स एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, बट एज इट अप्रोचेस क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन it releases energy due to force of attraction between electron and nucleus. Since its energy was already zero, so now it becomes negative. आगे समझ के नहीं है? Yes, sir. अच्छा, सर अब यहाँ पे बस एनर्जी एनर्जी तो है नहीं, तो फिर रिलीज कैसे कर रहा है? जब नहीं अट्रैक्शन से रिलीज हो रही है दोनों की, उसके पास एनर्जी नहीं है, ये इन दोनों की अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है। जब कोई सिस्टम स्टेबल बनता है तो उसकी एनर्जी मिनिमाइज होती है ना, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, गर्व समझा कि नहीं? यस सर। तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। जब रिपल्शन होती है तो एनर्जी बढ़ती है ना, यस सर। तो ऐसी रिपल्शन अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है। तो सर एक तरीके से न्यूक्लियस की एनर्जी कम हो रही है। ये कह लेते, ओके सर। ये हुआ है दोनों के कॉम्बिनेशन से, ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे अब मैंने, अगर मैं तुमसे बोलूं हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, जल्दी से। हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू -13.6 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। सेकंड शेल की एनर्जी, ये रटी होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज का। सेकंड शेल की एनर्जी, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। थर्ड शेल की एनर्जी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 3, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फोर्थ शेल की एनर्जी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर electron एटम। volts per atom. ये किसके लिए निकाली है एनर्जी मैंने, ये किसके लिए निकाली है, बोलो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली, ध्यान रखना। और ये वैल्यू सारी रटी होनी चाहिए। अब मान लो ये एनर्जी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ एक ही यूनिट में निकाली है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और तुम चाहो तो इसको जूल पर एटम में, जूल पर मोल में भी निकाल सकते हो। ये जैसे ये न्यूक्लियस है, ये मैंने बताया भी होगा उसके अंदर, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ऐसे है। तो पहले शेल की एनर्जी -13.6,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, ध्यान रखना। दूसरे शेल की एनर्जी -3.4, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो उसकी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख देना। तीसरे शेल की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चौथे शेल की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एनर्जीज आ जाएंगी। उसके बाद ये जब एनर्जीज आ गई, तो अब मैंने तुमसे बोला अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से दूसरे शेल में जाना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले से दूसरे में जाना है तो हीट करना पड़ेगा कि नहीं? इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, तभी तो एटम अट्रैक्शन कम होगी। गर्म करना है यानी हीट देना यानी आंसर पॉजिटिव। तो कितनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच जाए सेकंड शेल में? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, डेल्टा ई क्या होगा? E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ना दोनों का डिफरेंस। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में चला जाएगा हाइड्रोजन एटम का, और फर्स्ट से थर्ड में भेजना तो इन दोनों का डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट से थर्ड में भेजना तो डेल्टा ई क्या होगा? E3 माइनस E1। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 12.06 के आसपास या 07 के आसपास, देख लो एक बार। 12.06 या 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर फर्स्ट से फोर्थ शेल में भेजना तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बोलो। दोनों को माइनस कर दो ना, 13.6 माइनस 0.85 तो कितनी आ जाएगी? 12.75 इलेक्ट्रॉन। E4 माइनस E1। E4 ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे, या बाद में मैं न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में दूंगा ये, तो देखो तुम लोग सोच नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। E1 ये है, E2 ये है, E3 ये है और E4 ये है, फोर्थ शेल की एनर्जी। तो डेल्टा ई क्या आएगा? E4 माइनस E1, वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकालो। सर 12.75। बिल्कुल सही है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मान लो इन्फिनिटी पे भेजना, तब एनर्जी कितनी होगी? फर्स्ट शेल से इन्फिनिटी, सेकंड शेल से इन्फिनिटी, थर्ड शेल से इन्फिनिटी, फोर्थ शेल से इन्फिनिटी, तब क्या होगी वैल्यू? सर एनर्जी ऑफ शेल का पॉजिटिव साइन ले लेंगे बस। किसने बोला है? सर गर्व। बहुत अच्छे कर रहे हो। बाकी सब बच्चे देख लो एक बार। ये सबने निकाल लिया कि नहीं? यस सर, निकाल लिया। निकाल लिया सबने? ये शेल का डिफरेंस एक तो याद रखना तुम, और प्लस शेल की एनर्जी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले शेल की एनर्जी -13.6 है, दूसरे शेल की एनर्जी -3.4 है, तीसरे शेल की एनर्जी -1.51 है, चौथे शेल की एनर्जी ये है। पहले शेल से दूसरे में जाना है, पहले शेल से तीसरे में जाना है, पहले शेल से चौथे में जाना है, इनका डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, ये रटे होनी चाहिए बातें। इससे बहुत फायदा होगा, बड़े न्यूमेरिकल्स में आसानी से लिख दोगे। सही है, तो ये जरूर रटा होना चाहिए। अब पहले शेल से अगर इन्फिनिटी पे जाना है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो डेल्टा यू उस केस में क्या होगा? पहले शेल से इन्फिनिटी पे, दूसरे शेल से इन्फिनिटी पे, तीसरे शेल से इन्फिनिटी पे। पहले शेल से इन्फिनिटी पे तो ई डेल्टा ई क्या होगा? डेल्टा ई नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, फ्रॉम फर्स्ट शेल।
तो वो इन्फिनिटी माइनस E1 होगा। और वैल्यू क्या आएगी? E इन्फिनिटी क्या है? 0 माइनस 13.6, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा आंसर। जेड स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया बाय 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो उस शेल की एनर्जी है, ध्यान ध्यान सुनना, जो उस शेल की एनर्जी है, आयनेशन एनर्जी, उसी को पॉजिटिव कर देना बस। मैंने बोला आयनेशन एनर्जी किसी भी एक्साइटेड स्टेट की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस शेल की एनर्जी क्या होगी? माइनस 0.85। तो चौथे शेल से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का, ध्यान रखना, चौथे शेल से हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में जा रहा है, तो आयनेशन एनर्जी कितनी होगी? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे शेल से इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी? 1.5 तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे शेल से इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो क्या होगी आयनेशन एनर्जी? 3.4. हाँ, इन बातों को सबको ध्यान रखना, नहीं तो न्यूमेरिकल तुम्हें टफ लगेंगे। चलो अब नेक्स्ट स्टेप है, रेडियस जो है NH शेल का वो भी फिक्स होता है, वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की NH शेल में वो भी फिक्स होती है। रेडियस जो फिक्स होता है, अभी तो फॉर्मूला याद करना तुम्हें, अभी मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा इसका। RN होता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। RN ये है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH ऑर्बिट वो दी जाती है 2.188 into 10⁶ Z by n आर्मस्ट्रॉन्ग। रेडियस ऑफ NH शेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल, रेडियस ऑफ NH शेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH शेल, वो ऐसे दी जाती है मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड। तो ये अब मैंने बोला पहले शेल का रेडियस कितना होगा, निकालो पहले दूसरे तीसरे चौथे का रेडियस और वेलोसिटी निकालो इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए पहले दूसरे तीसरे चौथे शेल की रेडियस और वेलोसिटी निकालो, और 0.529 को A नॉट मान लेना। निकाल लोगे कि नहीं? ये बुक्स में भी Yes, ऐसे ही sir. माना हुआ है, 0.529 को A नॉट निकालो जल्दी से। सर A डॉट पे आंसर निकाल दे। रेडियस का आंसर A नॉट में निकालना, वेलोसिटी निकालना। सर निकाल लिया। Yes, sir. वेलोसिटी निकाल ली है और रेडियस निकाल लिया सबने। Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वाले, अगर रेडियस फर्स्ट शेल का पूछा है, रेडियस अगर फर्स्ट शेल का पूछा है तो वो होगा A नॉट होगा, है ना। 0.529 को A नॉट मानना है, n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1, तो A नॉट होगा। सेकंड शेल के लिए n को 2 का स्क्वायर पुट कर दो, z तो हर केस में 1 है, तो ये हो जाएगा 4A नॉट। थर्ड शेल का 9A नॉट, और फोर्थ शेल का 16A नॉट। कोई डाउट? No, sir. डिफरेंस ऑफ रेडियस क्या हो रहा है? देखो एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन टोटल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। रेडियस भी बढ़ रहा है कि नहीं? साइज तो Yes, बढ़ेगा sir. ना, रेडियस बढ़ेगा। डिफरेंस ऑफ रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डिफरेंस ऑफ रेडियस सर बढ़ रहा है। पहले 3 था, फिर 5 था, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे चलेगा। डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। पहले 10.2 है, फिर मान लो सेकंड से थर्ड में जाना है तो कम हो जाएगा कि नहीं? 3.4 और 1.51 का डिफरेंस, 1.51 0.85 का डिफरेंस कम हो रहा है कि नहीं? डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग।
एनर्जी इज इंक्रीजिंग बट डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ये बात समझ आ गई कि नहीं? एनर्जी गैप इज Yes, sir. डिक्रीजिंग। हाँ, ये ध्यान रखना इस चीज का। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट फोर्थ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, इसलिए ऐसा माना गया है कि ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का, वो भी फिक्स है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ये भी फिक्स है एंड इज गिवन एज mvr इज टू nh by 2 pi। mvr इज टू nh by 2 pi और h by 2 pi को h क्रॉस भी लिखते हैं, इसको nh क्रॉस भी लिख सकते हैं, nh क्रॉस, nh क्रॉस। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना के वेलोसिटी निकलेगी। और r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये यहाँ पे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है, वेरिएबल इसके अंदर n है। मान लो फर्स्ट शेल है तो वैल्यू क्या आएगी? क्वांटाइज एनर्जी का मतलब भी समझ आ जाएगा यहाँ पे, h by 2 pi। सेकंड शेल है तो एनर्जी क्या आएगा? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? 2h by 2 pi। थर्ड शेल है तो क्या आएगा? 3h by 2 pi. 3h by 2 pi। फोर्थ शेल तो 4h by 2 pi। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? h by 2 pi का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सही है ना? h by 2 pi का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? किसका डिफरेंस आ रहा है? h by 2 pi का डिफरेंस। तो ये जो गैप फिक्स है ना, यही क्वांटाइज वैल्यू होती है। यही क्या होती है? क्वांटाइज वैल्यू, जो गैप फिक्स है। तो ये फिक्स वैल्यू को ही क्वांटाइज वैल्यू कहते हैं। तो ऑर्बिट एंगुलर, एक मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है ना, एक आगे पढ़ाऊंगा मैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल वो अलग चीज है, ऑर्बिटल में एल आता है, तो अंडर रूट के अंदर एल इंटू एल प्लस आता है 1, एल इंटू एल प्लस 1 और h by 2 pi। समझिए कि नहीं? ये आगे जाके याद करोगे, लिखना है तो लिख लेना बेशक। ये क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अंडर रूट के अंदर एल इंटू एल प्लस 1 और बाहर क्या है? h क्रॉस, h by 2 pi को h क्रॉस बोलते हैं। फिर फिफ्थ पोस्टुलेट, सिक्स पोस्टुलेट तो बहुत सिंपल है। फिफ्थ और सिक्स पोस्टुलेट, फिफ्थ क्या? एक ही पोस्टुलेट है ये, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, ना तो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है तो एनर्जी रिलीज करेगा। डिफरेंस नीचे से ऊपर गया, डिफरेंस डेल्टा ई है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा ई क्या होगा? एच सी बाय लैम्डा। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी इसकी? एच सी बाय डेल्टा ई। ये सब न्यूमेरिकल से पता लग जाएगा। बोर के पोस्टुलेट समझ आ गए कि नहीं? बोर के पोस्टुलेट सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट नोट करेंगे एक बार जल्दी से, डेरिवेशन जो मैंने फॉर्मूले बताए उनकी डेरिवेशन लिख लेंगे। देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये रहा, न्यूक्लियस ये रहा, न्यूक्लियस पे चार्ज मान लिया, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स होंगे Ze चार्ज मान लिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो E होता ही है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो फोर्स कैसे दिया जाता है? वो कूलम्बिक या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे दिया जाता है? K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये पता है ना सबको? Yes, sir. K Q1 Q2 by R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इस कूलम्बिक फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसपे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम्बिक फोर्स। इसलिए दिस फोर्स इज आल्सो इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? Yes, sir. mv स्क्वायर बाय r के इक्वल है, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन दिमाग में रखना कि v जो है, वेलोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ r के। ये भी मैं यूज करूंगा कहीं। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रूट ऑफ r के। एक तो ये दिमाग में रखना। और दूसरा, अगर mv स्क्वायर को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ मैं हाफ लगा दूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, यहाँ पे भी हाफ लगा दूं तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी आ गई यहाँ से डायरेक्ट, k Q1 Q2 by 2r। Q1 हमारा Ze है और Q2 हमारा E है बाय 2r, तो k Ze स्क्वायर बाय 2r। कोई डाउट? सबने की हुई है ना डेरिवेशन? ये Yes, sir. सबने डेरिवेशन की? ये आ Yes. जाएगा k Ze स्क्वायर बाय 2r। तो ये आ गया यहाँ से। अब जो ये तो मैंने डेरिवेशन कर दी काइनेटिक एनर्जी की। एक्चुअल में मेरे को रिलेशन निकालनी है किसकी? एनर्जी की, रेडियस की, वेलोसिटी की। अब किसी भी ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, mvr टू nh by 2 pi होता है। अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ?
मैं यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ और ऊपर रेडियस में पुट कर रहा हूँ। वेलोसिटी आ गया NH/2πmr, इसको ऊपर पुट कर देंगे तो k जेड स्क्वायर, मैं Q1 Q2 को जेड स्क्वायर लिख रहा हूँ सीधा, k जेड स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mv स्क्वायर m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 2 पाई की जगह 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर करना 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो इधर r से एक r और कैंसिल हो जाएगा, तो r जो आया ये कंप्लीट फॉर्मूला इसका, r का कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 4 r का फॉर्मूला आएगा n स्क्वायर, m से एक m भी कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k जेड ई स्क्वायर। कोई डाउट? r का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, कोई डाउट किसी को? No, sir. सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे n यहाँ वेरिएबल है, h की वैल्यू हमें पता है, पाई कांस्टेंट है, m मास इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k की वैल्यू 9 × 10⁹ SI यूनिट्स और E चार्ज इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻90। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आता था 0.529 n स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रांग ने बताया था ना पीछे। Yes, sir. तो ये रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया यहाँ से, अब रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे वेलोसिटी वाले टर्म, यहाँ ये रेडियस पुट कर देंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2.188 इंटू 10⁻6 Z/n, ये आ गया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। कोई डाउट? No, sir. तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसके बाद अब मेरे को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना मैंने निकाली हुई है, काइनेटिक एनर्जी निकाली हुई है। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा जो उसकी डबल आएगी लेकिन नेगेटिव, जो उसकी डबल आएगी लेकिन नेगेटिव में, ध्यान देंगे। सबने पढ़ा हुआ ना ये? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है न्यूक्लियस से, अभी इन्फिनिटी पे है न्यूक्लियस से, अब मैं इसको ला रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को r डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ताकि अब इन्फिनिटी पे तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो एनर्जी क्या होगी इसकी जीरो होगी। जब ये पास आएगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसको हम r डिस्टेंस पे ले आए। अगर हम इसको r डिस्टेंस पे लाए तो उसमें हमने वर्क जो किया वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी F.dr, जो फोर्स कोलम्बिक फोर्स अब एक्टिवेट करेगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हम लाए हैं r इन्फिनिटी से r पे, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। f की वैल्यू k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर या k जेड स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू dr, और ये इन्फिनिटी से r पे लेके आए हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 k जेड स्क्वायर बाहर, 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन होगा -1/r, इन्फिनिटी से हम r पे लेके आए हैं तो इसलिए ये आ गया सीधा 1/इन्फिनिटी तो जीरो ही होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आ गई यहाँ से -kZe²/r। कोई डाउट? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -kZe²/r। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ये आ गया ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी थी kZe²/r स्क्वायर, ओ सॉरी 2r, दोनों को ऐड करेंगे टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी कितनी आ गई, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगी -kZe²/2r। कोई डाउट? No, sir. तो अगर मान लो मेरे को दे रखा, सपोज काइनेटिक एनर्जी दे रखी है x, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और टोटल एनर्जी क्या होगी? सर पोटेंशियल एनर्जी -2x और सर टोटल एनर्जी -x। हाँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये रटा होना चाहिए हमेशा कि पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। बस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये समझ गए कि नहीं? सर समझ गए। ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी को। अब जैसे मैं इसमें और अच्छा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, कौन सी एनर्जी कम होगी? So potential बढ़ेगी. सर पोटेंशियल कम होगी और काइनेटिक बढ़ेगी। और कोई बच्चा? सॉरी सर, काइनेटिक कम होगी।
सर काइनेटिक बढ़ेगी और पोटेंशियल। सर पोटेंशियल बढ़ेगी। फिर तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो बिल्कुल भी। सर काइनेटिक कम होगी और पोटेंशियल बढ़ेगी। हाँ, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक कम होगी। अभी तो बताया पीछे मैंने, जो -13.6 sir. -2.4 -1.51 था, वो क्या यही तो था। नहीं समझ आई बात अभी? बोलो, सर आ गए। किसी को कोई डाउट इसमें? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, sir. टोटल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक कम हो जाएगी, है ना, काइनेटिक कम हो जाएगी। किसी को डाउट तो नहीं कोई? चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ गया है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम खुद बताओगे। अभी देखते हैं कौन बता सकता है उसको। मेरिट्स क्या है बोर्ड्स के, बोर मॉडल के? मेरिट्स ऑफ बोर मॉडल। सर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन किया था। यस सर, और लाइन स्पेक्ट्रा और Stability एमिशन of atom. स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन कर रखा था। यस सर। इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स को एक्सप्लेन किया, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं किया। ये इसका लिमिटेशन था ना? यस सर। ये तूने पढ़ा नहीं क्या लिमिटेशंस? ये पूछते हैं पेपर के अंदर। चलो मेरिट्स तो तुम कर लोगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया। डीमेरिट्स बताओ, डीमेरिट्स इज इंपॉर्टेंट। सर 3D मॉडल ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर 3D पाया था। model, शेप्स ऑफ हाँ, मॉलिक्यूल्स को 3D भी मॉडल को नहीं एक्सप्लेन किया, कुड नॉट एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ तो एटम। मल्टी स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन कर पाया। सर स्टार इफेक्ट को Multi-spectral एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्पार्क और जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। could not सर explain डुअल multi नेचर को भी नहीं एक्सप्लेन spectra कर of पाया multi था। electron atom। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए यूजफुल नहीं था, है ना, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अगर हीलियम प्लस होगा तो बता देगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए यूजफुल नहीं है मॉडल। और कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन आती है, स्प्लिट हो जाती है ना, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टार्क इफेक्ट सर डुअल नेचर को भी और एक्सप्लेन जीमैन नहीं कर इफेक्ट पाया को। था। हाँ, और splitting of lines in the electric field is called as Stark effect. Splitting of lines in the magnetic field is called as Zeeman effect. और dual nature of light को explain नहीं कर पाया। और could not explain de Broglie's concept and Heisenberg's uncertainty हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल। principle, इनको explain नहीं कर पाया। समझ आया यहाँ तक कि नहीं? यस सर। तो देखो यहाँ तक अभी हमने, अभी नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स ही चलने हैं। इसके पता ना, बोथ पोस्टुलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके न्यूमेरिकल्स चलेंगे नेक्स्ट टाइम, सही ना? तो यहाँ तक तो तुम लोग पढ़ के रखना बिल्कुल ढंग से। न्यूमेरिकल्स जितने हैं रिपीट करने हैं, और लेक्चर सब खत्म कर लेना। हो सकता है मैं कल या परसों में सारे लेक्चर भेज दूं उसके चैप्टर्स के, तो बहुत ढंग से कर लेना। न्यूमेरिकल जरूर करना, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे इस चैप्टर। मैंने जो कराए हैं यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ अच्छे न्यूमेरिकल्स। लेकिन जैसे आज जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया ना, जो गर्व ने दिया आंसर बहुत अच्छे 10th क्लास के बच्चों में, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, अभी 10th वाले बच्चों में। हर्षिल समझ गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो तू ट्राई कर। लास्ट टाइम तूने दिया था आंसर, लेकिन अब हर बार आंसर दे रहा है ना, इसलिए। बाकी कौन है? नवीन। नवीन आंसर नहीं देता बिल्कुल भी। चलो अब यहाँ तक पढ़ लेना, और जरूर अपने नोट्स याद करके प्रॉपर बना करके ग्रुप में भेज देना। ओके, थैंक्स। थैंक यू सर।